देखो, इसमें कह रहे हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है। ये जीके में सवाल पूछा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं, भीष्म साहिनी को कहते हैं, या देवकी नंदन पंत को कहते हैं। तो किसको कहते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता? तो आपको पता है कि जब आधुनिक हिंदी की शुरुआत हुई तो उसमें पहला जो युग आया वो भारतेंदु युग आया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके संबंध में दो तीन बात आप नोट कर लीजिए जो जीके के रूप में काम में आती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उत्तर प्रदेश के एग्ज़ामों में, पुलिस जैसे एग्ज़ामों में पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका गृह जनपद था वाराणसी। बनारस में इनका जन्म हुआ था और ये सवाल कई बार पूछा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, कबीर, ठीक है, ये कई नाम ऐसे हैं जो बनारस से आते हैं। दूसरा सवाल, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता इन्हीं को बोला जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक और उपनाम इनको दिया गया, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। किसको? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसको कहते हैं? तो नाम आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहते हैं। एक इनकी मैगजीन बहुत फेमस है, पत्रिका आती है और पत्रिका का नाम है, देखिए इनकी जो पत्रिकाएं हैं उस मैगजीन का नाम है, पेपर में बहुत बार नाम आया है, कवि बचन सुधा। कई बार सवाल तो ये पूछा गया है कि कवि बचन सुधा किसकी एक पत्रिका थी। तो नाम क्या आएगा बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये मैगज़ीन किस समय पर प्रकाशित हुई थी? तो 1867 में। कहाँ से ये मैगज़ीन निकलती थी? तो स्थान बनारस। और सवाल आता है कि इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। एक इनकी और मैगज़ीन फेमस हुई, बाल बोधनी। एक और मैगज़ीन है इनकी, उस मैगज़ीन का नाम है बाल बोधनी पत्रिका। बाल बोधिनी पत्रिका। अब सवाल यही है कि बाल बोधिनी पत्रिका जो है वो किसकी एक पत्रिका है और किस समय पर वो प्रकाशित हुई थी? तो ये मैगज़ीन प्रकाशित हुई थी 1874 में। ये भी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो स्थान बनारस। और इसके भी संपादक कौन थे?
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस मैगजीन का संबंध किससे था? ये सवाल पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की उस मैगजीन का नाम बताइए, उस पत्रिका का नाम बताइए जो स्त्री शिक्षा से संबंधित थी। तो ये जो मैगजीन है ये स्त्री शिक्षा के संबंध में है, स्त्री शिक्षा से संबंधित। तो दो मैगजीन याद रखो, दोनों फेमस है। कवि वचन सुधा किसकी मैगजीन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और बाल बोधनी किसकी पत्रिका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। दोनों बनारस से निकली हैं। बाल बोधनी में महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसलिए एक सवाल जरूर बनेगा यहाँ से कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी किताबें कौन कौन सी हैं जो फेमस हैं, उनकी फेमस किताबें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, उनकी प्रमुख रचनाएं जो काम की हैं, ये किताब भी आ जाती हैं, किताबें भी UP-SSC मालूम कर लेता है, जीके में मालूम कर लेता है। तो एक किताब का नाम है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा ये उनका एक फेमस नाटक था। एक उनका नाटक था अंधेर नगरी। अंधेर नगरी ये भी उनका एक प्ले था, नाटक था उनका। और एक नाटक बड़ा फेमस हुआ, सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र ये भी एक नाटक था। और इस नाटक का इतना बड़ा मंचन हुआ, मैं समझता हूँ कि जितनी भी रामलीलाएँ होती थीं उन रामलीलाओं में सामान्यतः राजा हरिश्चंद्र का नाटक जरूर प्ले किया जाता था। ठीक है, तो राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र वो बनारस के रहने वाले थे। तो उन्हीं की कहानी को इस नाटक में लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्य राजा हरिश्चंद्र के नाम से। और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? उनकी एक रचना का नाम आता है प्रेम सरोवर। ऐसी उनकी एक रचना का नाम आता है प्रेम फुलवारी। प्रेम सरोवर है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम तरंग है, प्रेम माधुरी है, ये सब उनकी रचनाएं हैं। उन्होंने कुछ अलग अलग भाषाओं की किताबों का अनुवाद भी करा है। तो उनके द्वारा अनुदित पुस्तक कौन सी है? अनुदित का मतलब आप समझ रहे होंगे। अनुदित का मतलब होता है जिन किताबों का उन्होंने अनुवाद करा है। ठीक है, तो जिन किताबों का उन्होंने अनुवाद करा है उन किताबों के नाम क्या हैं? थोड़ा सा ये भी देख लें। अनुदित पुस्तक, मतलब दूसरी भाषाओं की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करा। तो एक उनकी पुस्तक है, हाँ, जिसका नाम है दुर्बल बंधु। एक किताब है उनकी दुर्बल बंधु, ये उनकी एक किताब है, लेकिन ये मूल किताब है, उसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस जो है वो इटली का शहर है, पुराना शहर है वेनिस। ठीक है, दुनिया का पहला बैंक यही बना था, बैंक ऑफ वेनिस, इटली में। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो किताब तो है अंग्रेजी की। किस भाषा की किताब है? उसकी किताब की भाषा है इंग्लिश। और किताब को लिखा था शेक्सपियर ने। शेक्सपियर
विलियम शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी का बहुत बड़ा साहित्यकार, बहुत सारे नाटक उसने लिखे। तो उसका एक नाटक आता मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में अनुवाद करा था किसने? बोलो। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किस नाम से करा था? तो हाँ, ये दुर्बल नहीं, दुर्लभ है, दुर्लभ बंधु, वह कर देना, दुर्लभ बंधु के नाम से है। एक किताब आई थी, उसका नाम था हाँ पाखंड विडंबन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। एक मिनट। दुर्लभ बंधु, एक किताब आई थी, उस किताब का नाम था पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन जो है वो भी एक दूसरी भाषा की किताब थी। उसका मूल नाम था प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय। वैसे इस किताब की भाषा जो थी वो बांग्ला थी और इस किताब के लेखक थे यतीन्द्र मोहन ठाकुर। यतीन्द्र मोहन ठाकुर। और उस किताब को हिंदी में पाखंड विडंबन के नाम से किसने लिखा? एक मिनट रुक जाना, एक मिनट। ये किताब का नाम था, हाँ इस किताब का नाम था प्रबोध चंद्रोदय। बांग्ला की किताब थी। इसको ऐसे लिखना, किताब का नाम था विद्या सुंदर। और इसका मूल नाम था चौर पंचासिका। भाषा थी इसकी बांग्ला और लिखा था इसको यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने। एक और किताब, उसका नाम था पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन। इस किताब का मूल नाम था प्रबोध चंद्रोदय। इस किताब की जो भाषा थी वो थी संस्कृत और इस किताब के मूल लेखक थे कृष्ण मिश्र। पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला बनेगा, दुर्लभ बंधु किसकी एक किताब थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। दुर्लभ बंधु किस भाषा में थी वैसे वास्तव में? तो अंग्रेजी की एक किताब थी मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर की पुस्तक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में रूपांतरण किसने करा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। बांग्ला की किताब, ठीक है, चौर पंचासिका का हिंदी में अनुवाद किसने करा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस नाम से? विद्या। संस्कृत की किताब प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद हिंदी में किसने करा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नारा भी याद रखें, पेपर में कभी कभी आ जाता है कि ये नारा किसने दिया था। नारा था उनका हाँ हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। मोटे मोटे तौर पर देखें तो देखिए
5 6 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 5 6 क्वेश्चन में पहला सवाल आएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहाँ के थे? बनारस के। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनकी मैगजीन के नाम क्या क्या हैं? तो 2 मैगजीन है, कवि वचन सुधा और बाल बोधनी। कौन सी मैगजीन ऐसी है जिसमें स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया है? तो बाल बोधनी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के 3 बड़े नाटक हुए हैं। उन नाटकों में नाम है भारत दुर्दशा, कई बार किताब आई है। अंधेर नगरी, ये किताब कई बार आई है। सत्य हरिश्चंद्र। और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो प्रेम फुलवारी है, प्रेम वाटिका है, प्रेम तरंग है, प्रेम माधुरी है, और भी रचनाएं हैं बहुत सारी। उनके द्वारा अनुदित 3 नाटक हैं, मतलब 3 किताबें हैं। एक किताब है दुर्लभ बंधु के नाम से, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में रूपांतरण है। एक किताब का नाम है विद्या सुंदर, चौर पंचासी का बंगला की किताब का रूपांतरण है। और एक किताब है उनकी पाखंड विडंबन। तो जो पाखंड विडंबन है वो प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी रूपांतरण है। और उनका नारा था हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है बेटा? ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये सवाल मैं पहले करा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। कराया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सी राजगोपालाचारी। और ये सवाल पहला आ चुका है आपके सामने। चूँकि पहला आ चुका है इसलिए अब दोबारा नहीं कराएंगे, रिवीजन कर लेते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बना था उसका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो बना, लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। अब आती है बात स्वतंत्र भारत पर। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये नाम सब आपकी डायरी में है या नहीं है? पीछे ये क्वेश्चन पीछे आया है या नहीं आया? आया है तो उन सब बातों को जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपको याद होनी चाहिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लिखते चले जाओ और आपको कुछ भी याद ना हो। पढ़ने का मतलब ये है कि जो पीछे चीज़ें आपने पढ़ ली हैं वो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला है अभी पूरा क्वेश्चन जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था उसकी हर एक बात मैंने आपको सेम टू सेम करा दी है। तो जब क्वेश्चन रिपीट होंगे तो फिर वो छोड़े जाएंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो उसको क्या करा जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। जो हेडिंग पहले आ गए हैं, जिनकी बात पहले आ गई है, उन्हें हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके की बात कही गई है। कह रहे हैं लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज मतलब जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? अल्बर्ट आइंस्टीन के, ब्लेज पास्कल के, न्यूटन के या आर्किमिडीज के? किसका सिद्धांत है ये? बोलो। तो ये सिद्धांत है आर्किमिडीज का। किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, अब सवाल सुन लीजिए। ये कह रहे हैं पहला सवाल, इसी में अगर हम देखें तो पहली बात कह रहे हैं कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है। पहले इतने सवाल का जवाब दो। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा, देखिए जो लोहे की गोली होती है, लोहे की गोली पानी में डूब जाती है पानी में डूब जाती है क्योंकि वह
अपने भार से कम जल विस्थापित करती है। भाई देखो, अगर कोई भी वस्तु है, अगर वो अपने भार से कम पानी हटाएगी तो क्या होगी? डूब जाएगी। और अपने भार से ज़्यादा पानी हटाएगी, विस्थापित करेगी, तो वो तैरेगी। तो जलयान भी लोहे का है। अगर मैं ये कहूँ कि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए लोहे की गोली डूब जाती है, तो जलयान भी तो लोहे का है। तो अगर पूछेंगे कि लोहे की गोली पानी में डूब जाती है, क्यों डूब जाती है, तो कह सकते हैं कि गोली जो है अपने भार से कम जल क्या करती है? विस्थापित करती है, हटाती है, इसलिए वो क्या करती है? डूब जाती है। लोहे का जहाज पानी पर नहीं डूबता। लोहे का जहाज पानी में नहीं डूबता, क्योंकि वह अपने भार, जो उसका वजन है, से अपने भार से अधिक जल विस्थापित करता है। चूंकि अपने भार से अधिक जल विस्थापित करता है, इसलिए लोहे का जहाज नहीं डूबता। क्या करता है वो? अपने से ज़्यादा है, अपने भार से ज़्यादा है जल क्या करता है? वो विस्थापित करता है, इसलिए वो नहीं डूबता। हालांकि बने हुए दोनों लोहे के हैं। अब सवाल ये आता है कि देखिए, ये जो तैरने का नियम है, तैरने का नियम जिसे हम उत्प्लावन का नियम भी कहते हैं, तैरने का नियम मतलब उत्प्लावन, उत्प्लावन का नियम, ये नियम किसने दिया था? तो ये नियम दिया था आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? आर्किमिडीज। और ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था कि कौन सा वैज्ञानिक ऐसा है जिसने अपने सिद्धांत की खोज पूल में करी थी। पूल मतलब स्विमिंग पूल में, पूल मतलब तालाब में, तो वो था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने अपने सिद्धांत में क्या करा था? हाँ, अपने सिद्धांत की खोज किस में करी थी? पूल में। तो आर्किमिडीज ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो पूल में दिया था। पूल मतलब तालाब में। पूल का मतलब यहाँ हो जाएगा तालाब में। सवाल सुन लेना, बहुत अच्छा सवाल है कि कौन सा वैज्ञानिक ऐसा है जिसने अपने सिद्धांत की खोज जो है वो एक पूल में करी थी। पूल मतलब स्विमिंग पूल में। तो नाम क्या आएगा उसका? सेब के बगीचे में अपने सिद्धांत को किसने खोजा था? तो वो न्यूटन आएगा नाम। ठीक है, क्या नाम आएगा? न्यूटन। तो याद रखो, ये तीन बात है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत को तैरने का नियम भी कहते हैं, हम उत्प्लावन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और वो आधारित है जलयान के ऊपर। पैराशूट भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, जो हवा में पैराशूट खुलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगले सवाल में देखेंगे हम, तो कह रहे हैं बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? एक दिन मैंने आपको एक हेडिंग बनवाया था। उस हेडिंग में मैंने क्या करा था? कलाकार थे और उनके वाद्य यंत्र थे, बताए थे। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कलाकार हैं और उन कलाकारों के नृत्य हैं। कौन सा कलाकार कौन सा डांस करता है। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नाम लिख लेना। ये तो है कलाकार, और इन कलाकारों का नृत्य। उस दिन जो हमने हेडिंग बनाया था, कलाकार बनाया था और कलाकारों के
वाद्य यंत्र बनाए थे। आज वाद्य यंत्र नहीं है, आज उनके क्या है बेटा, नृत्य है। तो नाम नोट करिए मेरे साथ में। एक नाम आपने सुना होगा बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज जिस कला के कलाकार थे नृत्य के, वो है कथक। सितारा देवी, बनारस घराने की सितारा देवी, बहुत बड़ा नाम उत्तर प्रदेश में सितारा देवी का आता है। और वो कलाकार थी कथक की। कथक की कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। वैसे ये भरतनाट्यम भी कर लेती हैं, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम के साथ साथ कहा जाता है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी में भी इनका नाम आता है। एक नाम आता है शोभना नारायण। शोभना नारायण, शोभना नारायण जो है वो कथक की कलाकार हैं, कथक। एक नाम आता है शंभू महाराज। शंभू महाराज, और ये भी कथक के कलाकार हैं। एक नाम आता है नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज, उनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम। एक नाम आता है केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र, वो ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। ओडिसी नृत्य करते हैं। सुनंदा नायर, सुनंदा नायर वो कलाकार हैं मोहिनी अट्टम की। मोहिनी अट्टम। एक नाम आता है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा ये कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। एक नाम आता है रुक्मणी देवी अरुंडेल। इधर लिख देते हैं नाम, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी अरुंडेल। और इनका जो नृत्य है वो है भरतनाट्यम। एक कलाकार हैं संयुक्ता पाणिग्रही। नाम आएगा संयुक्ता पाणिग्रही। उनका नृत्य है ओडिसी। एक कलाकार और हैं, उनका नाम है लीला सैमसन। लीला सैमसन। और ये नृत्य जिस नृत्य से जुड़ी हुई है उनका नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। तो लीला सैमसन भरतनाट्यम, संयुक्ता पाणिग्रही ओडिसी, रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी, सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम, केलुचरण महापात्रा
या महापात्र ओडिसी, नर्तकी नटराज भरतनाट्यम, शंभू महाराज कथक, शोभना नारायण कथक। एक नाम और आता है, उत्तर प्रदेश में फेमस है, वो है कमलिनी व नलिनी अस्थाना, दोनों बहनें हैं वो। ये नाम पूछा गया, पुलिस में भी आया था, कमलिनी व नलिनी अस्थाना, ये भी कथक करती हैं और इनको कहते हैं अस्थाना सिस्टर्स। ठीक है। यामिनी कृष्णा मूर्ति भरतनाट्यम, सितारा देवी कथक, बिरजू महाराज कथक। अच्छा बताओ, किशन महाराज, किशन महाराज तबला वादक। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं बेटा, है ना। फिर ये सब कलाकार याद कर लेना, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है।